गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोग नॉर्मलिटी और इक्विवेलेंट वेट पर बात किया था। मैंने बता दिया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे गैसियस स्टेट से रिलेटेड बात करेंगे, यानी हम पढ़ेंगे गैसियस स्टेट को। आप शुरुआत में पढ़ चुके हैं, याद करिए, आप 9th-10th में पढ़ चुके हैं कि मैटर के 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं गैसियस स्टेट के बारे में। देखिए, गैसियस स्टेट में सबसे पहली चीज़ मुझे जो जानना चाहिए वो है प्रेशर। प्रेशर के बारे में, यानी गैस के प्रेशर को हम लोग पढ़ेंगे। प्रेशर को हम लोग P से रिप्रेजेंट करेंगे और हम सब जानते हैं कि प्रेशर को फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया के कहते हैं, यानी फोर्स जिस एरिया पर एक्ट होगा उस एरिया से डिवाइड कर देंगे तो ये F/A कह सकते हैं। दिस वुड बी द प्रेशर। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स जिस एरिया पर एक्ट होगा उस एरिया से यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो वी गॉट अ प्रेशर। अब जरा आइए समझिएगा इन चीज़ों को। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये एक वैसल है और इस वैसल में यदि ये लिक्विड है, कोई भी लिक्विड हो, ऑब्वियसली इस लिक्विड के कारण mg नीचे की ओर एक्ट होगा, दिस वुड बी द फोर्स, और फोर्स इस एरिया यानी इसके बेस के इस एरिया पर एक्ट होगा, ये एरिया है A। तो इसीलिए इस एरिया पर इस लिक्विड के कारण लगने वाला जो प्रेशर होगा P, ये mg डिवाइडेड बाय A होगा। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि P mg डिवाइडेड बाय A है। अब यदि मान लीजिए इस वेसल का ये हाइट h है और इस लिक्विड का डेंसिटी रो को हम लोग डेंसिटी ऑफ लिक्विड कहेंगे, और लिक्विड की डेंसिटी यदि रो है तो आप बताइए कि मास के लिए हाइट को यदि एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गॉट द वॉल्यूम, और वॉल्यूम को यदि डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गॉट द मास इनटू जी डिवाइड बाय एरिया। ए कैंसिल हो जाएगा, यानी P इक्वल टू H रो जी। नाउ वी नो द रिलेशन कि P जो होगा वो H रो जी के बराबर होगा। याद रखिएगा, कोई भी लिक्विड कॉलम हो और उस लिक्विड कॉलम की हाइट यदि मुझे मालूम है और उस लिक्विड कॉलम के डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी यदि मुझे दे दिया जाता है और मुझे उस लिक्विड कॉलम के कारण उसके बॉटम पर लगने वाले प्रेशर को यदि डिटरमाइन करना हो तो हम निकाल सकते हैं P इक्वल टू H रो जी। अब आइए एक और बात समझिए। जैसे सपोज कर लीजिए कि मेरे पास ये एक वैसल है, इस वैसल में ये फ्लूइड मरकरी है, ये मरकरी है, और मरकरी की डेंसिटी मुझे याद रखना चाहिए 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी आप यदि कभी न्यूमेरिकल बनाते हैं तो हो सकता है कि आपके न्यूमेरिकल्स में बात मरकरी की हो और मरकरी की डेंसिटी नहीं दी गई हो, तो आप अपनी मर्जी से मरकरी की डेंसिटी को यूज करेंगे 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप समझ रहे हैं। और इमेजिन करिए कि हम इसमें एक ट्यूब को इमर्ज कर देते हैं। ये एक ट्यूब है, इसे इमर्ज कर देते हैं। देखिए, अपर एंड क्लोज्ड है और लोअर एंड ओपन है। इस ट्यूब का नीचे का एंड जो है ये ओपन है, और यदि इस ट्यूब कर दीजिए, ये ट्यूब वैक्यूम है। ये ट्यूब क्या है? वैक्यूम ट्यूब है, और इस वैक्यूम ट्यूब को मरकरी से भरे वैसल में इमर्ज कर देते हैं। और यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ध्यान दीजिएगा बात को, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने के बराबर हो? 1 atm के बराबर हो, तो आप पाएंगे कि ये मरकरी इस ट्यूब में सर्टेन हाइट को राइज कर जाता है, और ये हाइट जो है वो किसके बराबर होता है? ये H है, और H 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यानी आप याद रखेंगे कि कभी भी 1 atm यानी 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर किसी वैक्यूम ट्यूब को मरकरी से भरे वैसल में यदि इमर्ज कर दिया जाए तो वो मरकरी उस वैक्यूम ट्यूब में सर्टन हाइट को राइज करता है
और वह हाइट यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है तो वह हाइट कितने के बराबर होगा, 76 सेंटीमीटर के बराबर होगा। लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं, याद करिए, अभी अभी मैंने डिस्कस किया है, यदि किसी लिक्विड कॉलम का हाइट मालूम हो तो उसके निचली सतह पर जो प्रेशर एक्ट होगा वो प्रेशर H रो G के बराबर का होगा। यानी अब यहाँ पर यदि देखें तो इसके कारण लगने वाला प्रेशर, वो इस जगह पर जो प्रेशर एक्ट होगा वो हाइट H है और डेंसिटी रो है और G हम लोग जानते हैं उसके बराबर का होगा। और बाहर का प्रेशर कितना है, 1 atm। चूँकि मरकरी इस ट्यूब में अब फर्दर राइज नहीं करता, 76 सेंटीमीटर के बाद राइज करना बंद हो जाता है, तो इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो 1 atm है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, ये अंदर के इसी प्रेशर यानी इस मरकरी के इस प्रेशर के कारण होगा। और यह प्रेशर है किसके बराबर, तो आप जरा याद करिए, ये H रो G के बराबर का होगा। और हाइट अब आपको देखिए मालूम है 76 सेंटीमीटर के बराबर है और रो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और G 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब आप जरा गौर करिए, 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सभी चीज़ें सीजीएस यूनिट में है। हम इसे यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान देंगे। यदि ये सभी सीजीएस यूनिट में है तो प्रेशर का यूनिट फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है और फोर्स का सीजीएस में क्या बोलते हैं, डाइन। तो इसीलिए हम इन चीज़ों को, ये इसी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए, यदि हम इसे 10 से डिवाइड करते हैं और इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो यू गॉट द 760 100 कर दीजिए इंटू, यदि इसे 100 से डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू शेष को मल्टीप्लाई कर दीजिए 133.3 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोलेंगे। यानी 1 atm, यानी पूछा जाए 1 atm हाउ मच डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो हम बोलेंगे 7600 इंटू 133.3 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी इसी को यदि मल्टीप्लाई कर लें तो 1.01 इंटू 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यदि इसको हम सेंटीमीटर को मीटर में बदल लें और ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर लें और इसे केजी पर मीटर क्यूब में रखें तो यह वैल्यू 760 इंटू 133.3 कह दीजिए न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। या हम इसे दोनों में केवल 1 0 का डिफरेंस है, इसलिए 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग कहते हैं पास्कल। देख लीजिए, इसी को हम 1.01 बार बोलेंगे या हम इसे कहेंगे 760 टॉर कहा जाएगा, या हम इसे बोलेंगे, ये सब बता दीजिए, ये 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण मरकरी कितने हाइट को राइज किया है, 76 सेंटीमीटर। तो इसलिए हम इसे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, मरकरी के 76 सेंटीमीटर हाइट के कारण जो प्रेशर है वो 1 atm के बराबर है, या इसे हम 760 मिलीमीटर ऑफ Hg बोलेंगे। यानी अब आप देख सकते हैं कि ये 1 atm is related with different unit of pressure, that is 1.01 into 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या 1.01 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम कहेंगे 1.01 बार, या 760 टॉन, या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। ध्यान में रख लेंगे इन चीज़ों को। कई बार तो आपको डिफरेंट यूनिट में रिलेशन भी डायरेक्टली पूछा जाता है। जैसे यदि हम सिर्फ देखें, यहाँ पर गौर करें, आपसे पूछा जाए 1 बार इज, देखिए 1 बार इज फर्स्ट 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, दूसरा 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, तीसरा 750
मिलीमीटर ऑफ एच जी, या फोर्थ में नन ऑफ दिस, मान लीजिए ये है। तो अब आप ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1.01 बार 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी है, चूँकि 1.01 बार 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी है, या हम इसे कह सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी है। देखिए 2 यूनिट है, दोनों यूनिट में लिखा, इसलिए 1 बार की यदि हम बात करें, 1 बार की बात करें तो 760 डिवाइडेड बाय 1.01 मिलीमीटर ऑफ एच जी, मिलीमीटर ऑफ एच जी, या हम इसे कहेंगे 76/1.01 मिलीमीटर ऑफ एच जी, सेंटीमीटर ऑफ एच जी, 76 सेंटीमीटर है, इसलिए सेंटीमीटर ऑफ एच जी बोलेंगे। अब आप खुद ही बता दीजिए कि 760 से कम होगा या 760 से ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे पास 760 भी है और 750 भी है। ये यदि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके डिवाइड करेंगे तो मोर अप्रॉक्सीमेट टू द 750 mm ऑफ एच जी, सो 1 बार इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, या हम इसे बोलेंगे 750 मिलीमीटर ऑफ एच जी। इसलिए हमें आज के बाद से कभी कोई पूछता है कि 1 बार कितने mm ऑफ एच जी के बराबर होगा, तो हम जवाब देंगे 750 mm ऑफ एच जी। ध्यान में रखिएगा, पूछा हुआ भी है। लेकिन आइए फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ बताइए मुझे। जैसे सपोज कर लीजिए कि मेरे पास ये एक वैसल है, इस वैसल में ये सपोज कर लीजिए मरकरी है, ये एच जी है। हमने इसमें क्या किया है कि एक वैक्यूम ट्यूब को इमर्ज कर दिया है, ये वैक्यूम ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब को इमर्ज किया। मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर P atm के बराबर है। ऑब्वियसली ये मरकरी इस ट्यूब में सर्टन हाइट को राइज कर जाएगा, तो जो हाइट राइज कर गया, ये हाइट है सपोज कर लीजिए h1 सेंटीमीटर के बराबर। तो ऑब्वियसली इस P atm जो होगा वो PHG के बराबर होगा। PHG का मतलब हुआ मरकरी के कारण लगने वाला ये प्रेशर PHG है, और PHG किसके बराबर होगा, H1, और इस ये मरकरी है, इसकी डेंसिटी ρ1 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो H1 ρ1G के बराबर बोलेंगे। और मरकरी के हम देख चुके हैं अभी भी 1 atm 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी होता है। तो ऑब्वियसली P atm 76 इंटू P सेंटीमीटर ऑफ एच जी के बराबर बोलेंगे। अर्थात ये H1 का वैल्यू जो होगा 76 इंटू P सेंटीमीटर के बराबर का होगा, यानी हम इसे कह सकते हैं H1 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। अब मान लीजिए मरकरी के बजाय कोई और लिक्विड को ले लिया जाए। जैसे सपोज कर लीजिए कि मेरे पास एक वेसल है और ये कोई और लिक्विड है, मरकरी छोड़ करके कोई भी और लिक्विड है, ये अनदर लिक्विड है, और इस लिक्विड की डेंसिटी मान लीजिए ρ2 है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। हम इस लिक्विड में एक ट्यूब को इमर्ज कर देते हैं। मान लीजिए ये ट्यूब भी वैक्यूम ट्यूब है, और इस वैक्यूम ट्यूब में ये मरकरी सर्टन हाइट को राइज कर जाता है, जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर भी P atm ही है। तो आप क्या देखते हैं, ये लिक्विड सर्टन हाइट को राइज कर जाता है, और ये हाइट जो है वो किसके बराबर है, ये H2 सेंटीमीटर है। तो आप बताइए यदि डेंसिटी ρ2 है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर P2 है और ये हाइट H2 है, तो हम ये बात कर सकते हैं कि P atm इजकल टू इस लिक्विड के कारण प्रेशर, यानी P लिक्विड के बराबर का होगा, और लिक्विड का प्रेशर कितना होगा, H2 ρ2G के बराबर। अब आप बता दीजिए कि P atm H2 ρ2G के बराबर है, और P atm H1 ρ1G के बराबर है। तो इसीलिए हम ये बात कह सकते हैं कि H1 ρ1G
जो होगा वो H2 रो टू जी के बराबर होगा। देखिए जी कैंसिल हो जाएगा, यानी H1 रो 1 इजकल टू H2 रो 2 के बराबर होगा। यानी आप देखिए ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये डेटा आपको नहीं देगा, नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंशन होगा P18। और यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे ही आपको मेंशन कर दी जाती है सवाल में, आप बताइए 1 ATM के कारण 76 सेंटीमीटर हाइट को राइज करेगा, तो ऑब्वियसली P ATM के कारण 76 इंटू P अर्थात H1 का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। यदि H1 का वैल्यू आपको मालूम हो रखा है, रो 1 आप ऑलरेडी जान रहे हैं, और यदि आपसे सवाल में कहता है कि किसी वैक्यूम ट्यूब को एक किसी लिक्विड जिसकी डेंसिटी रो 2 दे दी गई है और उसमें इमर्ज कर देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर P ATM पर, तो बताइए कितने सेंटीमीटर हाइट को राइज करेगा। तो वो हाइट हम यहाँ से H2 निकाल सकते हैं, या आपको हाइट दे दिया जाए और डेंसिटी ही पूछ दिया जाए तो हम इस डेंसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात, दूसरी चीज़ जरा यहाँ पर गौर करिए। देखिए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर P ATM है और P ATM 1 ATM 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर है, P ATM 76 इंटू P होगा, यानी लिक्विड का प्रेशर P लिक्विड इजकल टू P ATM है। और P ATM किसके बराबर है? देखिए 1 ATM 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है, अब P ATM 76 इंटू P सेंटीमीटर ऑफ Hg होगा, सेंटीमीटर ऑफ Hg होगा। और 76 इंटू P को याद करिए हम क्या बोल रखे हैं, H1, 76 इंटू P को H1, इसीलिए हम इसे H1 सेंटीमीटर ऑफ Hg बोल सकते हैं। H1 को यदि हम यहाँ से निकाल लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे बोलिए, H2 रो 2 अपॉन रो 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg, अर्थात हम इसे कहा बैठेंगे कि H2 रो 2 और रो 1 हम सब जानते हैं, रो 1 क्या है, मरकरी की डेंसिटी है रो 1 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इतना सेंटीमीटर ऑफ Hg बोलेंगे, या हम इसे बोलेंगे H2 रो 2 13.6 इंटू 76 इतने ATM के बराबर बोल देंगे। समझ रहे हैं बात को? यानी देखिए यहाँ से मैंने क्या सीखा, यदि कोई भी लिक्विड कॉलम है, ये लिक्विड कॉलम है, किसी भी लिक्विड कॉलम का या एयर कॉलम का, यानी किसी गैस के कॉलम, हम गैसियस स्टेट पढ़ रहे हैं, किसी गैस के कॉलम का यदि हाइट और उस गैस की डेंसिटी मुझे दे दिया गया हो, तो देखिए मुझे प्रेशर उस गैस के कारण कितना ATM होगा हम ये बता सकते हैं। जैसे कि मुझे यदि कहा जाए कि ये एयर कॉलम की हाइट दे दिया जाए और कहा जाता है कि इस एयर कॉलम की डेंसिटी यूनिफॉर्म है, सपोज कर लीजिए मुझे हाइट मालूम है और एयर कॉलम की डेंसिटी मालूम है, तो हम जिस जगह पर हैं वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ATM है, तो देखिए हम बता सकते हैं, क्या करेंगे, हाइट को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 13.6 और फर्दर 76 से डिवाइड कर देंगे ATM में। यदि 76 से नहीं डिवाइड करते हैं तो प्रेशर जो होगा वो किस यूनिट में हो जाएगा, सेंटीमीटर ऑफ Hg में। बोलिए बात ध्यान में रख लेंगे, समझ रहे हैं इन चीज़ों को। अब जरा आइए ध्यान दीजिए कि यदि सपोज कर लीजिए कि मेरे पास ये एक वेसल ले लेते हैं, ये यहाँ पर मरकरी है, वैसे आप कोई और भी लिक्विड ले सकते हैं, लेकिन मरकरी हमने लिया है। मरकरी की डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मुझे मालूम है। इसमें इस बार हम ट्यूब को इमर्ज कर देते हैं, लेकिन यह ट्यूब नीचे से ओपन है और अपर एनक्लोज्ड है। यह ट्यूब कंटेनिंग एयर, इस ट्यूब में एयर है। मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस जगह पर लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर P ATM के बराबर है, और ये मरकरी इस ट्यूब में सर्टन हाइट को राइज कर जाता है। एक बात समझ रहे हैं कि पहले जो ये सर्टन हाइट यानी h सेंटीमीटर के बराबर है, यहाँ पर ये एयर कॉलम, यदि ये एयर कॉलम नहीं होता, यहाँ पर एयर नहीं होते यानी गैस नहीं होता, तो ऑब्वियसली ये मरकरी 1 ATM प्रेशर पर 76 अर्थात P ATM प्रेशर पर 76 इंटू P सेंटीमीटर के बराबर राइज करता। लेकिन चूंकि यहाँ पर एयर है इसलिए ये राइज h सेंटीमीटर करेगा। और अब आप जरा गौर करिए, मुझे राइज करने में देखिए इसके और अंदर के प्रेशर के डिफरेंस की वजह से राइज करता है। तो बाहर का प्रेशर यदि P ATM है और अंदर का प्रेशर सपोज कर लीजिए ये मरकरी का प्रेशर है,
और ये एयर कॉलम का प्रेशर है, एयर कॉलम का प्रेशर है। तो अब आप बता दीजिए, जब प्रेशर बाहर और अंदर का प्रेशर यदि इनसाइड और आउटसाइड के प्रेशर यदि सेम हो जाएंगे तो ये मरकरी राइज करना बंद कर देगा। तो बाहर का प्रेशर है P ATM और अंदर का प्रेशर ये मरकरी कॉलम का प्रेशर प्लस एयर का प्रेशर होगा। अब आप बताइए P ATM 1 ATM 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर होता है। P ATM 76 इंटू P सेंटीमीटर ऑफ Hg बोलेंगे, सेंटीमीटर ऑफ Hg बोलेंगे। ये मरकरी का प्रेशर, तो मरकरी का हाइट h है तो इसीलिए हम इसे h सेंटीमीटर ऑफ Hg बोल देंगे। मरकरी का, यदि मरकरी का हाइट 76 सेंटीमीटर था तो मरकरी के कारण प्रेशर कितना था 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। हाइट यदि h सेंटीमीटर है तो प्रेशर क्या बोलेंगे h सेंटीमीटर ऑफ Hg प्लस P एयर कह देंगे। अब बता दीजिए कि P एयर इजकल टू 76 इंटू P माइनस h और यूनिट दोनों का सेंटीमीटर ऑफ Hg है, ये सेंटीमीटर ऑफ Hg होगा। तो इस तरह से ये एयर कॉलम का यहाँ पर P एयर कितना है हम इन चीज़ों को डिटरमाइन कर सकते हैं। बोलिए, ध्यान में रह जाएगा। चलिए आइए गौर करिए। देखिए मैंने प्रेशर को जान लिया, वॉल्यूम के बारे में हम लोग जानते हैं और वॉल्यूम यूनिट ऑफ वॉल्यूम की यदि हम बात करें तो कई यूनिट हैं, जैसे लीटर है तो याद रखिए 1 लीटर 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब है। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है, या हम इसे कह सकते हैं कि 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब कह बैठेंगे, या हम इसे कह बैठेंगे 10 टू द पावर 3 मिलीलीटर बोलेंगे, या हम इसे कह बैठेंगे कि 10 टू द पावर 3, इसी को हम लोग बोल सकते हैं 10 टू द पावर 3 cc बोलेंगे। याद रखेंगे 1 लीटर 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब, यानी एक तरह से 1 डेसीमीटर क्यूब को ही हम लोग कहते हैं 1 लीटर, जो एक्चुअली 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, या हम कहेंगे 10 टू द पावर 3 मिलीलीटर। यानी याद रखिए 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 cc, ये टर्म अलग अलग है लेकिन तीनों चीज़ एक ही हैं। इतनी बात हम ध्यान में रख लेंगे। इसके अलावा गैसियस स्टेट में हम लोग बात करते हैं लॉ की, गैस लॉ की, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ। याद करिए, हम लोग सबको जानते हैं बॉयल्स लॉ में किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, वो ये कहलाता है बॉयल्स। लेकिन ये तभी वैलिड है एक मास एंड टेम्परेचर ऑफ गैस आर कांस्टेंट, यानी फॉर गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यदि किसी गैस का मास दिया गया हो अर्थात कांस्टेंट हो और टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो तो वैसी स्थिति में V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P कहेंगे, या V इजकल टू सम कांस्टेंट इनटू 1/P कहेंगे, या P भी इजकल टू K कहेंगे। और K को ये ध्यान में रखेंगे कि वेर ये K कहलाता है बॉयल्स कांस्टेंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉयल्स कांस्टेंट का बैठेंगे, जिसका यूनिट लीटर ATM कह सकते हैं। वॉल्यूम का यूनिट लीटर होगा और प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा ATM। अर्थात कि फॉर, जब कभी भी आपको लगे कि फॉर गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी आपको यदि गैस का मास दिया गया हो अर्थात कांस्टेंट हो और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो हम वैसे स्थिति में फॉर्मूला यूज कर लेंगे P1 V1 इजकल टू P2 V2। देखिए बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं, PV इजकल टू ये कांस्टेंट है फॉर गिवन मास ऑफ गैस, यानी P dV प्लस V dP इजकल टू 0 लिखेंगे, यानी P dV इजकल टू माइनस V dP कहेंगे, यानी dV अपॉन dP इजकल टू माइनस V/P कहा जाएगा। ये भी कहलाएगा बॉयल्स लॉ, या हम इसे लिख सकते हैं कि dV अपॉन dP। देखिए यदि हम ऊपर नीचे P से मल्टीप्लाई कर देंगे तो P और V का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। P और V किसके बराबर होता है, K के बराबर, बॉयल्स कांस्टेंट के बराबर। तो इसीलिए हम इसे -K/P² बोल सकते हैं। मैंने ऊपर नीचे क्या किया,
P से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस के बाय पी इसका। यदि ऊपर नीचे V से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो dV अपॉन dP इजकल टू V से मल्टीप्लाई किए हैं तो V स्क्वायर अपॉन PV के बदले में क्या लिखेंगे के। तो ये जो मैंने घेर रखा है ये हो या ये हो, ये कहलाता है मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ, इसे हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ बॉयल्स लॉ। इसे हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ बॉयल्स लॉ कहते हैं, ध्यान में रख लेंगे। दूसरी चीज आइए, बॉयल्स लॉ के लिए यदि हम ग्राफ की बात करते हैं, यदि बॉयल्स लॉ के लिए ग्राफ की बात कर रहे हैं तो ग्राफ के लिए हम लोग लिखेंगे, देखिए ये V है, ये P है, P और V के बीच में यदि ग्राफ खींचेंगे, देखिए P और V का मल्टीप्लिकेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो यानी P बदलेगा बढ़ेगा तो V में कमी आएगी, अर्थात P के घटने पर V बढ़ेगा, लेकिन P और V का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, कांस्टेंट। सो यानी हम कह सकते हैं कि यह ग्राफ इस तरह का होगा जिसे हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे। समझ रहे हैं इन चीज़ों को। फिर आइए, इसके अलावा ग्राफ आप अपने से भी एनालाइज कर सकते हैं। यदि V इजकल टू K इंटू 1/P बोल सकते हैं, देखिए V इजकल टू K इंटू 1/P तो Y इजकल टू MX का एक्सप्रेशन है, इसलिए हमारा ग्राफ जो होगा, यदि यहाँ पर 1/P रखेंगे तो ग्राफ इस तरह का होगा, ये थीटा होगी और M इजकल टू टेन थीटा, और टेन थीटा का जो वैल्यू होगा वो बॉयल्स कांस्टेंट K के बराबर का होगा। यदि कभी भी देखिए PV और P के बीच में हम ग्राफ खींचे तो P और V का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, P और V का मल्टीप्लिकेशन क्या है, कांस्टेंट, तो P और V का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, इसलिए हमारा ग्राफ जो होगा वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा। यदि आप लॉग ले लेते हैं, PV इजकल टू K है, यदि हम लॉग फॉर्म में लें तो लॉग P प्लस लॉग V इजकल टू क्या बोलेंगे, लॉग K, यानी लॉग V इजकल टू लॉग K माइनस लॉग P बोलेंगे, यानी हम लिख सकते हैं कि लॉग V इजकल टू लॉग K माइनस 1 लॉग P बोलेंगे। अब आप देखिए Y इजकल टू ये M X प्लस C का ग्राफ है, यानी कभी भी यहाँ पर लॉग V रखें और यहाँ पर लॉग P को रखें और हम ग्राफ खींच दें तो ऑब्वियसली यह ग्राफ देखिए -1 है M का वैल्यू, इसलिए ग्राफ इस तरह का होगा, -1 है, इसलिए यहाँ पर जो ये थीटा होगा M इजकल टू टेन थीटा, और टेन थीटा का वैल्यू -1 है, और -1 का मतलब हो गया 135 डिग्री, यानी थीटा इजकल टू 135 डिग्री। ध्यान में रखेंगे इस ग्राफ को। इसके अलावा जरा ध्यान दीजिएगा बात को, चीज समझिए, दैट्स आर चार्ल्स लॉ के लिए यदि हम बात कर रहे हैं, देखिए चार्ल्स लॉ में फॉर ये किसके लिए वैलिड होगा, फॉर गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी मास और प्रेशर दोनों कांस्टेंट हो और हम किसी भी गैस के लिए ग्राफ खींच लें तो हम क्या देखते हैं कि ग्राफ इस तरह का मिलता है। देखिए किसी भी गैस के लिए यदि हम ग्राफ खींच लें तो ग्राफ इस तरह का मिलता है, किसी भी गैस के लिए ग्राफ खींच ले तो ग्राफ इस तरह का है। ये T इन डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे और इसे वॉल्यूम में रखेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो किसी गैस का इस 0 डिग्री, इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी गैस का जो वॉल्यूम है हम इसे V0 से व्यक्त करते हैं, V0 से व्यक्त करेंगे इन सच को। और ये जहाँ पर देखिए पीछे की ओर ग्राफ को यदि हम रिट्रेस करते हैं, जिस जगह पर इंटरसेप्ट करता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इस -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो, यानी एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या हुआ कि ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर देखिए किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो की बात यदि करें तो क्या कहेंगे, द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ एनी गैस
गैस इज जीरो, एनी गैस जो होगा वो जीरो होगा। अर्थात अब देखिए बताइए कि गैस का वॉल्यूम जीरो होने का मतलब क्या हुआ, गैस डज नॉट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, यानी इस टेम्परेचर पर गैस डज नॉट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, गैसियस स्टेट में नहीं करेगा। इसका मतलब है कि काइनेटिक बिहेवियर यानी गैस का जो गैसियस बिहेवियर है वो सब का सब क्या हो जाएगा, सीज्ड, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज सीज्ड, ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, सीज्ड हो जाएगा, अर्थात इसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी इस टेम्परेचर पर। इसलिए इस टेम्परेचर पर गैस के बारे में कुछ भी पूछा जाए, गैस का प्रेशर क्या होगा, जीरो, गैस का वॉल्यूम क्या होगा, जीरो, गैस का मोल्स क्या होगा, जीरो, गैस का टेम्परेचर क्या होगा, कह दीजिए गैस का मोल्स हो गया जीरो, गैस का काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या होगा, जीरो, यानी कह सकते हैं गैस का टेम्परेचर क्या होगा, तो हम इस टेम्परेचर को भी कह देते हैं जीरो केल्विन, यानी इसका मतलब हो गया कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को ही हमने क्या कह दिया, जीरो केल्विन। अर्थात कभी भी किसी भी गैस का टेम्परेचर, यानी इसका मतलब ये कह सकते हैं किसी भी गैस का टेम्परेचर यानी डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हो तो उसमें 273 ऐड कर देंगे, 273.15 को ऐड कर देंगे तो यही केल्विन में हो जाएगा, और इसी को हम लोग कह बैठेंगे टी केल्विन। तो कैपिटल टी यानी टेम्परेचर इन केल्विन स्केल या टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट, ये इसको हम लोग कह बैठेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी प्लस 273.15। न्यूमेरिकल बनाने में हम लोग केवल 273.15 भी ले सकते हैं, यहाँ पर 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड इजकल टू जीरो केल्विन। केल्विन के साथ डिग्री यूज नहीं होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, जीरो केल्विन। इसलिए टी डिग्री सेंटीग्रेड कोई भी टेम्परेचर हो और उसमें यदि 273.15 को ऐड कर देंगे तो टेम्परेचर किस में आ जाएगा, केल्विन स्केल में। तो कैपिटल टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसके बराबर होगा, स्मॉल टी यानी टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। दूसरी चीज यहाँ पर यदि इस ग्राफ को देखें तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, देखिए ये स्लोप इसका थीटा है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका जो स्लोप होगा, स्लोप यानी tan थीटा इजकल टू, अब स्लोप देखिए जो थीटा यहाँ पर होगा वही थीटा यहाँ पर होगा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर बोलेंगे, तो ये किसके बराबर है, V0, और ये 273.15 होगा, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सम कांस्टेंट के, अर्थात ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब यदि स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए हम यदि एक रिलेशन लिख लें इसके लिए, तो क्या रिलेशन लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ गैस इजकल टू स्लोप V0 अपॉन 273.15 और mx, एक्स एक्सिस में क्या रखे हैं, t, आप प्लस बता दीजिए c के जगह पर c क्या हो जाएगा, यदि x एक्सिस के वैल्यू को जीरो कर दें तो ये V0 के बराबर, तो यानी मेरे पास ये रिलेशन हुआ, और इसी रिलेशन को हम लोग कहते हैं कॉल्ड चार्ल्स लॉ। समझ रहे बात को, इतनी बात फिलहाल आज के क्लास के लिए दिमाग में रखिए, फिर यहीं से हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में।